हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन जब उससे पहले हमने पढ़ा था तो हमने एक सिंगल कॉइल के लिए, सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड किया था। उसी तरह अपन कोई भी दो सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वही है, विच इज़ द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coaxial solenoids। देखें, तो लेट आई एम हैविंग टू सोलेनॉइड्स और ये दोनों जो सोलेनॉइड हैं ये दो फिक्स एंड हैं, उनके ऊपर लगी हुई हैं। तो एक तो मेरी ये सोलेनॉइड है फर्स्ट, ठीक है, ये एक सेकंड सोलेनॉइड है जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। कोएक्सियल हैं दोनों। ठीक है, एरिया दोनों के सेम है। एट एरिया ए है, ये कॉइल 1 है, सोलेनॉइड 2, इक्वल सोलेनॉइड 1 है, सोलेनॉइड 2 है। ठीक है, सोलेनॉइड 1 के अंदर लेट टोटल टर्न कैपिटल N1 है, सेकंड के अंदर टोटल टर्न जो है वो कैपिटल N2 है। जो टोटल लेंथ है वो मैंने L लेट कर ली, तो दोनों की लेंथ सेम है, लेट L। ठीक है, तो टर्न इन सोलेनॉइड 1 कितने हैं? N1। ठीक है, टर्न इन सोलेनॉइड 2 कितने हैं? N2। टर्न पर यूनिट लेंथ वो है N1, स्मॉल n1 विल बी कैपिटल N1 अपॉन L एंड टर्न पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड इज N2 विच इज कैपिटल N2 अपॉन L। ठीक है, एरिया जो है तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या है? A है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो भी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो यही आएगा जो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी जो दोनों सोलेनॉइड हैं ये क्या करेंगे, मान लो मैं इनके अंदर करंट फ्लो करवाता हूँ। फर्स्ट के अंदर मैंने I1 करंट फ्लो करवा दिया, सेकंड वाले के अंदर मैंने ये I2 करंट फ्लो करवा दिया। अब क्या होगा कि मैंने फर्स्ट के अंदर जब करंट फ्लो करवाया तो जो फर्स्ट सोलेनॉइड है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो जाएगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड सोलेनॉइड से पास होंगी। और जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड सोलेनॉइड से पास होगी तो सेकंड सोलेनॉइड के फ्लक्स में चेंज आएगा और उससे उसका क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ऐसी जब मैं सेकंड वाली जो सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो करवाऊंगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होंगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगी सोलेनॉइड 1 से, तो उससे उसके अंदर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ठीक है, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों ही सोलेनॉइड्स के लिए फाइंड करने हैं। तो जब मैं सोलेनॉइड 2 की बात कर रहा हूं तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 1 में जनरेट होगी, म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा हूं ना मैं। और जब मैं सोलेनॉइड 1 के लिए बात करूंगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड 2 में जनरेट होगी। ठीक है, तो पहले मैं सोलेनॉइड 2 के लिए म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड कर लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे सोलेनॉइड 1 का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स से आएगा और फ्लक्स के लिए फील्ड चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन सोलेनॉइड 1, देखो अपन को पता है सोलेनॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट N और I, ये फॉर्मूला होता है। N तो N1 हो जाएगा फर्स्ट के लिए और उसके अंदर करंट कितना है? I1। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, या फिर स्मॉल n1 को क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल N1 अपॉन L भी लिख सकता हूँ। ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कि भाई फील्ड लाइन जनरेट होंगी इससे, वो फर्स्ट के अंदर खुद तो पास होंगी ही, साथ में वो सेकंड से भी पास होंगे, उससे क्या होगा? सेकंड सोलेनॉइड के अंदर फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो फ्लक्स जनरेटेड इन सेकंड कॉइल
इन सोलेनॉइड 2 क्या हो जाएगा, फाई 2 क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सेकेंड के लिए फाइंड कर रहा हूँ, टर्न उसी के आएंगे इंटू एरिया भी उसी आएगा, उसी का आएगा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की यूज़ करेंगे, उसी की फील्ड लाइंस पास हो रही है। अच्छा थीटा की बात करूँ, बी और ए का एंगल, मेरी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का एरिया, ये लेट सोलेनॉइड हो गई, इस सोलेनॉइड का जो एरिया होगा ये एरिया होगा, फील्ड लाइंस ऐसे ही होती हैं ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर, और एरिया की डायरेक्शन भी अपने परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, cos 0 1, दैट मीन्स फाई 2 विल बी व्हाट, n2 b1 एंड a2। तो फाई 2 इज n2, या तो b1 की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ या ये पुट कर सकता हूँ, कोई भी एक पुट कर दूँ, सेकेंड वाली अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये n2 हो गया, ये n1 हो जाएगा म्यू नॉट और I1, और अपॉन में क्या आ जाएगा L, और साथ में क्या आ जाएगा ये A2। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो N1 म्यू नॉट I1 अपॉन L मैंने B की वैल्यू पुट कर दी। अभी अगर फ्लक्स है तो अपन को बताया कि भाई इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके अंदर फाइंड कर रहा हूँ, 2 के अंदर, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 ड्यू टू सोलेनॉइड 1। तो क्या होगी, क्या फॉर्मूला था, फाई 2 अपॉन I1, करंट 1 के अंदर फ्लो करवाया, फ्लक्स सेकंड के अंदर जनरेट हुआ। ठीक है, सो M21 क्या हो जाएगा, फाई 2 मेरा ये रहा, N1 N2 म्यू नॉट I1 A2 अपॉन L, और साथ में क्या आ जाएगा I1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो M21 क्या बच गया, N1 N2 म्यू नॉट, वो तो A ही है, A1 और A2 अपॉन में क्या आ जाएगा L। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड 2। ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर मान लो 1 के लिए फाइंड करना है, तो 1 के लिए फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड में और करंट भी सेकंड में फ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड का करंट कितना है I2, तो उसकी वजह से सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इन सोलेनॉइड 2, कितनी हो जाएगी भाई, B2 इक्वल टू वही म्यू नॉट N एंड I। ठीक है, तो सेकंड के लिए फाइंड कर रहा हूं तो N2, और ये क्या आ जाएगा करंट I2। ठीक है, B आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये स्मॉल n था इधर, B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2, और अपॉन में क्या आ जाएगा L आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये फ्लक्स जनरेट करेगी किसके अंदर, सोलेनॉइड 1 के अंदर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स जनरेटेड इन सोलेनॉइड 1, सोलेनॉइड 1 का फ्लक्स हो जाएगा फाई 1 N2 B1 A2 एंड कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो खुद का ही लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली। ठीक है, थीटा वही अगेन 0, cos 0 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाई 1 इक्वल टू N2 B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, B1 चाहिए ना मेरे को, सॉरी ये आ जाएगा N1 B2 एंड दिस इज A1, है ना, सोलेनॉइड 1 के अंदर फाइंड कर रहा हूँ, दिस विल बी N1 B2 की वैल्यू पुट करूँगा, म्यू नॉट N2 I2 A, और अपॉन में क्या आ जाएगा L आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ही जब फाई 1 की वैल्यू आ गई, तो फाई 1 की वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकता हूँ। किसके लिए निकालना है, 1 के लिए, किसकी वजह से, 2 की वजह से, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 ड्यू टू 2, M12 इज फाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा I2 विच इज N1 N2 म्यू नॉट I2A अपॉन L I2। तो M12 क्या आ गया भाई, M12 आ गया N1 N2 म्यू नॉट A, और अपॉन में L आ गया।
अब अगर अपन कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को तो दोनों सेम है, दैट मीन्स दोनों सोलेनॉइड्स के लिए, दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एरिया अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो भी यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि मान लो अगर मैं ये दो सोलेनॉइड ले रहा हूँ, एक ही सोलेनॉइड मेरे पास है ना, और दूसरी सोलेनॉइड इसके अंदर मान लो ये छोटी लग रही है ना। ठीक है, तो अगर मैं बड़ी वाली के लिए म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करूँ तो बड़ी वाली का फ्लक्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी वाली की आएगी। भाई छोटे वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड उतने ही एरिया में जनरेट होगी ना, छोटे वाले एरिया में, तो भी फ्लक्स फील्ड लाइन उसी छोटे एरिया से पास होंगी। ठीक है, अगर मैं सेकंड के लिए फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, फर्स्ट के अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा तो भी फ्लक्स में कौन सा लूंगा, जो छोटे वाले का है, तो दोनों बार एरिया किसका आएगा, छोटे वाले का ही आएगा। तो एरिया अगर डिफरेंट डिफरेंट है ना सोलेनॉइड्स के लिए, तो अपन फॉर्मूले में जो एरिया यूज करेंगे वो किसका करेंगे, स्मॉल वाली सोलेनॉइड का। ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन कैसी होगी, सेम होगी। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू सोलेनॉइड्स। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, एक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में रिलेशन होता है, विच इज m जो होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडररूट L1 L2। L1 L2 क्या है, अपने पास दो सोलेनॉइड हैं जिसमें से L1 फर्स्ट वाली का सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 सेकंड वाली का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो आप खुद में भी भाई जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंडक्शन भी तो होगा, है ना। ये जो दोनों सोलेनॉइड हैं इनके अंदर जब आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो खुद के फ्लक्स में भी तो चेंज करेंगे ना, तो मतलब जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो साथ में सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का में ये रिलेशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडररूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस। ठीक है, यहाँ से एक कांस्टेंट आता है K, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या होता है, K अंडररूट L1 L2। ठीक है, तो दिस इज आवर म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विच इज एडी करंट। देखो क्या है एडी करंट। एडी जो वर्ड है उसका एक सिनोनिम और है, विच इज कॉल्ड वर्ल, है ना, जो अपन ने पहले सुना होगा, सुना है ना। वर्ल कहाँ जनरेट होते हैं, एयर के अंदर जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, कई बार देखा है ना अपन ने कि एयर ऐसे राउंड राउंड घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, वाटर के अंदर भी वर्ल जनरेट होते हैं, वाटर ऐसे रोटेट करता है राउंड राउंड। ठीक है, उसी से तो बना है ना वर्ड वर्लपूल, सुना है ना। तो वर्ल जो होता है मतलब शेप है एक तरीके की वर्ल तो। ठीक है, जब अपना करंट वर्ल की फॉर्म में जनरेट होता है तो उस करंट को अपन क्या बोलते हैं, वर्ल करंट या फिर एडी करंट बोलते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडी करंट जो है वो एक इंड्यूस्ड करंट ही है। ठीक है, ये जनरेट होता है किसके अंदर, मेटल पीसेस के अंदर। जो कोई भी अपने मेटल पीसेस होते हैं ना लार्ज, उनके अंदर हमेशा एडी करंट जनरेट होता है। देखो अपने पास अगर कोई ऐसा लार्ज मेटल का पीस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उसके चार्ज कैरियर्स है ना, उसके अंदर वो ऐसे वर्ल्ड की फॉर्म में कार्य करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, वर्ल्ड की फॉर्म में मोशन करने लगते हैं। तो उससे जो करंट जनरेट होता है ना, वो भी वर्ल्ड की फॉर्म में ही जनरेट होता है। तो उस करंट को अपन बोलते हैं एडी करंट। जनरेट कब होगा, अच्छा ये इंड्यूस्ड करंट है पहली बात तो। ठीक है, तो इंड्यूस करंट के लिए क्या चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज मतलब जब अपन इस मेटल पीस को कहाँ रखेंगे, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे ना किसी भी मेटल पीस को, तब उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा। ठीक है, अब ये जो एडी करंट है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, एक साइंटिस्ट था, उसने 1895 में इसको ऑब्जर्व किया, फोको साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसने 1895 में इसको ऑब्जर्व किया था फोको ने।
उसने क्या देखा था कि भाई किसी भी मेटल पीस को अगर आप किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसमें वर्ल की फॉर्म में करंट जनरेट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। अभी देखो एक्चुअली में क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट है तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है। मेटल की इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही, दैट मीन्स दिस विल बी 1 अपॉन आर एंड डी फाई अपॉन डी टी। चाहूँ तो माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है, जो शो करता है रीजन ऑफ जनरेशन को, ओपोजिशन को, ठीक है। तो ये जो एडी करंट की वैल्यू होगी उसके लिए फॉर्मूला अपन आई इक्वल टू -1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एडी करंट जो है ना काफ़ी जगह पे यूज़फुल है। यूज़फुल कहाँ पे है? सबसे पहले अपन देखें कि भाई जो मैग्नेटिक ब्रेक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स में होती हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। कैसे यूज़ में आता है? देखो, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक होती है, मैग्नेटिक ब्रेक जो होती है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन अपन ने देखी है, ठीक है, ट्रैक पे चलती हुई बहुत देखी होगी अपन ने। वो किससे चलती है? एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट इज वेरिएबल करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कैसे करेगा? वेरिएबल, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि एक इस तरह का ड्रम ब्रेक्स के ऊपर होता है, ठीक है, और अंदर होता है उसके वो एक्सल, जिसके साथ लगा के आप क्या करते हो, अपने व्हील को रोटेट करवाते हो, ठीक है। ऐसा एक ड्रम उन व्हील्स के ऊपर होता है। अब क्या होता है कि जब भी अपन को इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को रोकना होता है ना, तो ड्रम के अंदर अपन क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। ड्रम के अंदर जब अपन करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाती है, हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो एक्सल है वो किसका है भाई? सॉलिड मेटल का बना हुआ है। सॉलिड मेटल का बना हुआ है तो जब वो रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या, तो जो फ्लक्स के अंदर क्या आ जाएगा, उसके रोटेट करने से फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या जनरेट होगा? उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। अब अपन को पता है कि एडी करंट इंड्यूस करंट है, तो वो क्या करता है? अपने रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करता है। रीजन ऑफ जनरेशन क्या था? एक्सेल का आगे रोटेट करना, आगे रोटेट करना, तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो वो क्या करेगा? उसके रोटेशन को अपोज करेगा। रोटेशन को अपोज करेगा मतलब उसको क्या करेगा? रोक देगा, ठीक है। इस तरह एडी करंट के बेसिस पे जो अपनी मैग्नेटिक ब्रेक्स हैं वो क्या करती हैं? काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सेकंड यूज है वो होता है इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस में कैसे होता है? नाम से पता चल रहा है, ऐसी फर्नेस जो इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करे। फर्नेस क्या काम आती है? फर्नेस हिंदी में भट्टी बोलते हैं, है ना। कोई भी मेटल वगैरह उसको मेल्ट कर सकते हैं अपन उसके अंदर। इंडक्शन फर्नेस कैसे मेल्ट करती है? इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या होता है कि भाई एक स्पेसिफिक एक ऐसे कंटेनर बनाते हैं, चैम्बर बनाते हैं ना। उस चैम्बर के अराउंड जो है ना वो ऐसे कॉइलिंग की जाती है ना। कॉइलिंग कर दी मतलब वायर जिसके अंदर करंट फ्लो करवा सके, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या फ्लो करवा देंगे? अल्टरनेटिंग करंट, जो कैसा करंट है? वेरिएबल करंट। उससे क्या होगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी अपन रखते हैं उसकी, है ना। फ्रिक्वेंसी पे तो वेरिएशन उसका डिपेंड करता है। उसके अंदर एक मेटल का पीस ऐसे अपन ने रख दिया तो क्या होगा? जब उसके अंदर अपन ने करंट फ्लो करवाया तो क्या होगा? उसके फ्लक्स में चेंज आएगा। जो अंदर मेटल का पीस रखा हुआ है उस मेटल के पीस के फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज आएगा। और उसके फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो क्या होगा? उसके अंदर एडी करंट जनरेट होंगे। अगर एडी करंट उसके अंदर जनरेट होंगे तो अपन जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT। अगर एडी करंट जनरेट होंगे तो क्या जनरेट होगी? उसके अंदर हीट जनरेट होगी। मतलब अपना जो मेटल का पीस है वो कैसा हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। हीटअप हो तो होता जाएगा, तो धीरे धीरे जब अपन टाइम के साथ करंट को फ्लो करवाते जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा? उसका इंक्रीज होता जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाकर जो अपना मेटल है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह अपन इंडक्शन फर्नेस में क्या कर सकते हैं? मेटल को मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और जो यूज़ है वो होता है डायाथर्मी में। डायाथर्मी क्या है? डायाथर्मी मेडिकल डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस में कैसे होता है, डायग्नोसिस में क्या होता है कि कई बार देखो जब अपन को चोट लग जाती है ना घर पे, तो क्या कहते हैं कि सेकाई कर लो, कहते हैं ना, उससे रिलीफ मिलता है। तो क्या होता है कि मान लो मेरा कोई इंटरनल ऑर्गन है, उसके अंदर मुझे सेकाई करनी है ना, तो वो डाइथर्मी का यूज़ मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि भाई अपन ऊपर क्या करें, कोई ऐसी चीज़ बांध दें, है ना, कोई ऐसा पैड जिसके अंदर क्या हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अपन जनरेट कर सकें, है ना, उसके अंदर अपन एक लो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा सकें। तो लो अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा कि अंदर हमारे जो टिश्यूज़ हैं, है ना, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं। उनके अंदर क्या होता है कि जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में वो रखे होते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उनके फ्लक्स में चेंज आता है, उनके फ्लक्स में चेंज आता है, तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, एडी करंट जनरेट होता है। जब एडी करंट उनके अंदर जनरेट होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, उनका इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से अंदर से अपने आप उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और अपने आप क्या हो जाती है, उनकी सिकाई हो जाती है। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डायथर्मी बोलते हैं। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर में भी इसका यूज है। गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका यूज होता है। डैम्पिंग मतलब क्या होता है, देखो अपन ने दो टाइप के ऑसिलेशन पढ़े होंगे लास्ट ईयर, एक तो डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, याद होंगे आप लोगों को। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अपन उन ऑसिलेशंस को बोलते थे जो ऑसिलेशंस कुछ टाइम के बाद रुक जाते थे, जिनमें एनर्जी का लॉस होता था। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो कंटिन्यूस चलते रहते थे। ठीक है, अब देखो अपन ने गैल्वेनोमीटर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि गैल्वेनोमीटर में अपन एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने वहाँ नहीं बताया था। ठीक है, वहाँ क्या होता है कि इस तरह अपन एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर से उस एल्यूमिनियम फ्रेम को सस्पेंड करके उसके ऊपर कॉपर की कॉइलिंग करते थे। दोनों साइड में क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड होती थी। ठीक है, अब क्या होता था कि भाई जब अपन उसको ऐसे करंट फ्लो करवाते थे गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो करवाने पे जो अपनी कॉइल थी वो डिस्प्लेस होती थी। ठीक है, जब वो कॉइल डिस्प्लेस होती थी तो उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता था, NIAB पढ़ा था अपन ने। उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता था, टॉर्क डैश C5, याद है। तो क्या होता है कि भाई ये टॉर्क जो NIAB लगता है गैल्वेनोमीटर में, इसके साथ जो C5 इसको बैलेंस करने के लिए लगता है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो अपना कॉइल है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में आने से पहले क्या करती है, ऑसिलेट करती है। भाई वो तो उसको डिस्प्लेस करना चाहता है मेन पोजीशन से NIAB तो, और C5 उसको मेन पोजीशन पे लाना चाहता है। तो दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से थोड़ी टाइम ऑसिलेट करते हैं। तो ऑसिलेट करते हैं तो अपन को गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तुरंत नहीं मिलती है ना, थोड़ी देर बाद जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे ना तब मिलेगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में आने में तो उसको टाइम लगता है, तो इंस्टेंट रीडिंग नहीं मिल सकती अपन को गैल्वेनोमीटर में। तो इंस्टेंट रीडिंग कैसे मिले कि भाई वो ऑसिलेट नहीं करे, तो उसके लिए अपन ने वहाँ क्या लगाया, एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया। वो क्या करता है, जब ये ऑसिलेट कर रही है ना, तो एल्यूमिनियम का फ्रेम भी ऑसिलेट कर रहा है, कॉइल के साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका एंगल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अपन जानते हैं फ्लक्स फाई क्या होता है, N × B × A × cos थीटा। तो ये थीटा क्या करता है, वेरी करता है। थीटा वेरी करता है तो फ्लक्स फाई भी वेरी करता है, तो d∅dt फ्लक्स वेरी कर जाएगा। फ्लक्स वेरी करेगा तो एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर क्या जनरेट होगा, एडी करंट। क्या करेगा वो रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करेगा। रीजन ऑफ जनरेशन कौन, ऑसिलेशन। तो वो क्या किसको अपोज करेगा, ऑसिलेशन को अपोज करेगा। और ऑसिलेशन को अपोज करेगा तो वो ऑसिलेशन को क्या कर देगा, रोक देगा। और ऑसिलेशन अगर रुक जाएंगे तो क्या होगा, डैम्पिंग हो जाएगी, मतलब कंटिन्यूस ऑसिलेशन नहीं रहेंगे। तो डैम्पिंग हो जाएगी तो अपन को रीडिंग भी इंस्टेंट मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के थ्रू इंस्टेंट रीडिंग लेने के लिए ही अपन ने एल्यूमिनियम फ्रेम को वहाँ पे यूज किया था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी थी।
एल्यूमिनियम फ्रेम का रीजन वहाँ पे नहीं बताया था, तो वो किसके यूज आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के यूज में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट। ठीक है भाई, तो यहाँ ये जो अपना चैप्टर है ये खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो अब तक बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं, उसके बाद अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।